नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रिंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वो एक है हमारी नई यूनिट जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और ये है हमारी सेकेंडरी लेवल की और हमारी फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी तीसरी यूनिट है सेकेंडरी लेवल की। तो हम जो साथ में हम एनिमल फिजियोलॉजी भी लेकर के चल रहे हैं तो वो भी हमारी सेकेंडरी लेवल की है। तो ये 12th वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियोज इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जो हमारी नई यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। अब ये सेल बायोलॉजी, मैं यूँ कहूँ कि ये यूनिट यानी सेल, ये हमारे जो बायोलॉजी की बैकबोन होती है। और ऐसी कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। सिलेबस में ऑलमोस्ट विज्ञान से रिलेटेड होंगी, उनमें ये टॉपिक होता ही होता है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो हमारे क्लियर होने ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी कहो या फिर साइटोलॉजी कहो, बात एक ही है। क्योंकि साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब सेल होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। यानी साइटो का मतलब सेल होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। यानी स्टडी ऑफ सेल ये क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। अब सेला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है और सेला शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है होलो कैविटी, यानी खोखली गुहा। ये किसका अर्थ है? सेला का। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं लिविंग व नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ से? तो लिविंग व नॉन लिविंग में जो डिफरेंस होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि सभी सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी सजीव किससे निर्मित होते हैं? सेल्स से निर्मित होते हैं। और नॉन लिविंग में तो सेल्स होते ही नहीं है, तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और जो सेकंड है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये स्वतंत्र जीवन व्यापन करने की इनमें क्या होती है? अक्षमता होती है। किसमें? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। और सभी कार्यों को करने की अक्षमता भी होती है। यानी यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें स्वतंत्र जीवन व्यापन की अक्षमता होती है, साथ ही सभी कार्यों को करने की अक्षमता भी होती है। ठीक है, और नोट में आप ये नोट लगा करके लिख लो, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं। जीव से क्या मतलब है आपका? जीव से मतलब ये जिंदा। ठीक है, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, अब है सेल। सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। और ये लाइन हम 6th क्लास से रट्टा मार रहे हैं। जहाँ से साइंस स्टार्ट होती है ना, वहाँ से हम ये पढ़ते हैं कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये लाइन तो वैसे भी परफेक्टली आप सभी को याद होगी। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जब से साइंस आती है, क्लास में आने स्टार्ट होती है, उसके बाद में जैसे 3rd क्लास से ही मान के चलो या फिर 6 से चलो, ये डेफिनेशन बच्चों को लगभग याद हो जाती है 6th क्लास से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। अब कोशिका की खोज किसने की? ये की रॉबर्ट हुक ने। डेट भी याद रखनी है आपको, यहाँ पर जो डेट है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। मैं एक बात बताती हूँ आपको, विस्तृत जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में जो विस्तृत स्टडी नहीं की थी, लेकिन माना यही गया है कि डिस्कवरी ऑफ सेल है ये रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, बाकी डिटेल से उन्होंने स्टडी नहीं की थी इसके बारे में। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कोर के पतले टुकड़े से की। किससे की? खोज कोर के पतले टुकड़े से की। रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, नोट में आप ये लगा के रख लो, रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था? सेल वॉल को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इसके पिक्चर को प्रकाशित किया।
जो इन्होंने देखा, सेल वॉल को देखा, उन्होंने माइक्रोग्राफ या उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने पिक्चर को प्रकाशित किया था। उस दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक के ज़माने में। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तो बाद में होती है, इन्होंने खुद का कोई बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था और उसमें ही उन्होंने देखा था ये। लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, इसकी जो खोज हुई थी वो बाद में हुई थी। तो कोशिका का विस्तृत अध्ययन तब हो पाया था जब आगे चल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, यानी बाद में इस पर डिटेल से स्टडी हुई थी। एक्चुअल में सेल की खोज का जो श्रेय है, यानी एक्चुअल सेल की खोज का जो श्रेय है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। अब देखो, ये एक्चुअल सेल की बात आ गई, यानी वास्तविक कोशिका की जो खोज का श्रेय है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक ही करना है, ये नहीं करना वहाँ पर, क्योंकि वो ही माना जाता है। एक्चुअल सेल देख कर के पूछे तो एक अलग बात है, डिस्कवरी ऑफ सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक ही करना है। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत पढ़ने से पहले हम दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है स्वान व स्लीडन। स्वान व स्लीडन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी पढ़ने से पहले इन दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना जरूरी है। ये थे जीव विज्ञानी और ये थे वनस्पति विज्ञानी। ये नाम भी याद रखना कि स्वान जीव विज्ञानी थे और स्लीडन थे वनस्पति विज्ञानी थे। स्लीडन व स्वान दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया। ये जो सेल थ्योरी थी ये दोनों ने मिलकर के दी थी, स्वान और स्लीडन ने। अब स्लीडन ने कई पादपों का अध्ययन किया और पाया कि ये सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। स्लीडन ने 1838 में स्टडी की प्लांट्स पर, क्योंकि ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पाया कि सभी कोशिकाओं ये जो पादप हैं, पादपों का अध्ययन किया और पाया कि ये सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये तो स्लीडन ने कहा। और स्लीडन ने ये जो सिद्धांत है, डेट भी याद रखनी है, यहाँ पर डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1838 याद रखना है आपको। और स्वान 1839, इन्होंने एनिमल सेल का अध्ययन किया और बताया कि जंतु कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा परिबद्ध होती हैं। किसने बताया? स्वान ने बताया। इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन कर पाया कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। इन स्वान ने ये भी बताया कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनकी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती हैं। और साथ में स्वान ने ये भी बताया कि जो पादप कोशिकाएं हैं उन पर भी इन्होंने अध्ययन किया, स्वान ने, कि इनके चारों ओर, किनके चारों ओर? प्लांट सेल्स के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। ये स्वान ने 1839 में बताया। स्वान ने कहा कि पादप एवं जंतु कोशिकाएं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। ठीक है, दोनों ने सेम बताया कि पादप व जंतु कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं, ये स्वान ने बताया। स्वान said all plants and animals are composed of cell and their products। ठीक है, स्लीडन व स्वान ने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी सिद्धांत दिया। इन दोनों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया। कौन सा? सेल थ्योरी वाला। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई। कौन सी बात नहीं बताई? स्लीडन व स्वान ने ये नहीं बताया कि नई सेल्स की उत्पत्ति कैसे होती है। इन्होंने एक बात नहीं बताई जो इम्पॉर्टेंट है। स्लीडन व स्वान ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स की उत्पत्ति कैसे होती है। अब इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में बताएगा रुडोल्फ विर्चो। अब रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में सिद्धांत दिया जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था ये 1885 ने, और इनने बताया कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला के बारे में इन्होंने बताया। ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, यानी रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सोलेला के बारे में बताया और इन्होंने ये बताया, इसका मतलब ये होता है कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है।
ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने बताया, और स्वान और स्लीडन ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। डेट याद रखनी है 1885 में। ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित हैं। ये बात किसने बताई? ये रुडोल्फ विर्चो ने भी बताई। किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो ने भी ये बात बताई। बाकी ये बात तो स्वान और स्लीडन ने भी बताई थी। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दियर प्रोडक्ट्स, ये बात तो स्वान और स्लीडन ने भी बताई थी, लेकिन ये वाली बात उन्होंने नहीं बताई थी। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती, ये बात किसने नहीं बताई? स्लीडन और स्वान ने नहीं बताई, और इसके बारे में रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में बताई, और इस सिद्धांत को मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत है वो जीवित जीवों पर लागू होता है। कौन से जीवों पर लागू होता है? जीवित जीवों पर लागू होता है। इसका अपवाद है विषाणु। इसका अपवाद कौन सा है? विषाणु। ये कोशिका सिद्धांत की अपवाद है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता, विषाणु पर। अब क्यों नहीं होता, इसका रीजन देख लेते हैं हम। ऑब्लिगेट पैरासिटिक, अब ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासिटिक, ये क्या है? ये अविकल्पी परजीवी है। क्या है? अविकल्पी परजीवी। इसका मतलब क्या होता है? यानी ये होस्ट के शरीर में पैरासाइट के समान जिंदा रह सकते हैं, और शरीर के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस है वो होस्ट के शरीर में पैरासाइट के समान जिंदा रहते हैं। अगर वो होस्ट के शरीर में पैरासाइट के रूप में है तब तक तो वो जिंदा है, और अगर वो नहीं है तो वो जिंदा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर ये वायरस पर ये लागू नहीं होता। क्या? सेल थ्योरीज पर लागू नहीं होती। अब विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, इसका रीजन ये है, सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल ऑन वायरस। अब वो वायरस है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ये सबको पता है कि ये दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक है। वायरस आर सब सेलुलर इन नेचर, वायरस हैं वो नेचर में कैसे हैं? अधोकोशिकीय हैं। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। तो इसमें हमने पढ़ा कि सेल बायोलॉजी के बारे में और एक सेल थ्योरी, और इतना ही पढ़ा है हमने, और ये बेसिक चीज़ें थी, और आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।